सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोच आईएएस। आज का स्टार्ट करते हैं द हिंदू एनालिसिस 26 ऑफ जून के लिए। सो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज अपना अपना कोड देखते हैं क्या बोलता है। जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ क्या होते हैं। 90% तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखनी चाहिए कि रिस्पॉन्ड और रिएक्ट। आप कोई भी सिचुएशन को देख के रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आपके ऊपर किसी ने गुस्सा किया तो आप उसके ऊपर वापस गुस्सा करते हैं या आप उसको छोड़ के हाँ चलिए बाद में देखेंगे ऐसा छोड़ देते हैं। तो ये आपके ऊपर 10% है कि आप गुस्सा कर सकते हैं, उसको बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 90% है कि आप दूसरे की वजह से अपना मूड उस टाइम खराब ना करें। तो कोई भी सिचुएशन हो 90% अपने कंट्रोल में ही रहती है। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी रखें कि हाँ 10% मेरे बाहर है तो क्या हुआ, 90% मेरे साथ है। तो चलिए अपना फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अपना फर्स्ट आर्टिकल कहता है आउटरीच टू डायस्पोरा एंड स्टेटमैनशिप। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि डायस्पोरा अपने कौन से सिलेबस में आता है, जैसे कि GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो जब भी आपको इस टॉपिक पढ़े तो आप उसको कैसे अपने प्रीलिम्स और मेंस से रिफ्लेक्ट करेंगे ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि ऐसे प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब बनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट इंडियंस कौन होते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, OSI क्या होता है, इन सब OCI क्या होता है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीसी ने। ठीक है, OCI के ऊपर 2021-22 में पूछा था, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बारे में इस साल 2022 में पूछा, प्रवासी दिवस के बारे में EPFO में पूछ लिया था। राइट, तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। फॉर मीन्स इंडियन डायस्पोरा की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब अपन अगर मोदी जी वहाँ जाके डायस्पोरा को ट्रिब्यूट देते हैं तो अपने को समझ आना चाहिए ना कि कुछ सिग्निफिकेंस होगी उसकी, कैसे उसके रेमिटेंसेज इंडिया को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। द टर्म डायस्पोरा ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द ग्रीक डायस्पोरा विच मीन डिस्पर्जन। जो डायस्पोरा की टर्म है उसकी रूट्स कहाँ पे हैं। ग्रीक वर्ड है डेस्पोरा विच मीन डिस्पर्जन। तो आप अपने जब अगर डायस्पोरा से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो अब अगर आप अपना मेंस का आंसर इससे स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ग्रीक वर्ड्स, ओरिजिन, ये सारे के सारे एग्जामिनर को पसंद आते हैं, 1+ मार्क ही देता है वो। द इंडियन डायस्पोरा हैज़ ग्रोन मैनी फोल्ड सिंस द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियंस वेर टेकन टू कंट्रीज, सॉरी इसका कंट्रीज होगा, in the Eastern Pacific and the Caribbean islands under the Grimity arrangement as endangered laborers। तो अपन सब जानते हैं कि ब्रिटिश के टाइम अपन इंटेंजर्ड लेबर्स की तरह साउथ अफ्रीका और ये सब कंट्रीज में जाके काम करते थे। तो उस टाइम से क्या हुआ, अपने इंडिया के लोग बाहर जाके काम करने लगे। आज अपना डायस्पोरा काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में है। मैं आपके लिए एक मैप भी लेके आया हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि अपना डायस्पोरा कहाँ कहाँ कितना कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तो आप अपनी स्टार्टिंग में दे सकते हैं कि जिससे आपका आंसर रेडी टू लुक होगा। चलिए, तो अपन मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताई जो आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। NRI कौन होते हैं, वो रेसिडेंट होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के। अ पर्सन इज कंसिडर्ड NRI इफ शी इज़ नॉट एन इंडियन फॉर 182 days और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इफ शी इज़ एन इंडियन फॉर लेस देन 65 days ड्यूरिंग द 4 years प्रिसाइडिंग दैट ईयर और लेस देन 60 days इन दैट ईयर। तो इस थोड़ी सी कंडीशंस हैं, आप इनको ध्यान रखें। फिल्म्स में वो डायरेक्ट बोल देंगे कि NRI को नहीं 60 days नहीं 120 days चाहिए होते हैं या 8 years चाहिए होते हैं। थोड़ा सा की टर्म्स पे ध्यान रखेंगे तो ईजिली फॉलो अप कर पाएंगे। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, POI refers to a foreign citizen except a national of a Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Bhutan, Sri Lanka and Nepal who at any time hold an Indian passport or either of their parents, grandparents and the great grandparents were born permanently resided in India as defined in the Government of India Act 1935, who is supposed of citizen of India as a PIO. PIO's category was abolished in 2015 and merged with the OCI category। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई ख़त्म हो चुकी है वैसे, लेकिन हाँ इसमें कौन कौन आते थे ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा, कि अगर कभी कुछ उल्टा या कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको सब पता हो। Overseas citizen of India, a separate category of OCI was carved out in 2005
एन OCI कार्ड वॉज गिवन टू अ फॉरेन नेशनल, सब उसके बारे में देखते हैं वो कैसे कैसे एलिजिबल होते हैं। वो सिटीजन और इंडिया के होने चाहिए 26 जनवरी 1950 के टाइम पे। वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट एनी टाइम आफ्टर जनवरी 26 1950 और बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर अगस्त 1947। Minor children of such individual except those who are a citizen of India, Bangladesh are also eligible for OCI cards। तो आपको OCI कार्ड्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ये दोनों के बारे में कंडीशंस ध्यान रखनी है कि ये कैसे प्रीलिम्स में आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अपन चलते हैं, अपन थोड़ा सा इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है अपनी डायस्पोरा की। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आप ये अगर ये मैप लगा के आएंगे ना आपके आंसर में, तो आपका आंसर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो जैसे कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में अपन जाते हैं कि जो भी CEO हैं सारे हाईएस्ट वो अपने डायस्पोरा के हैं। सऊदी अरेबिया पे देखिए कितने हैं, UAE, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार, UK, कुवैत, तो देखिए सारी की सारी जगह अपने लोग हैं। इनहेंसिंग इंडिया सॉफ्ट पावर इंडिया, अब अपन इसकी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं जो अपने मेंस के आंसर्स में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ कि आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखते जाएं जो अपने मेंस के आंसर्स में लिखते जाएंगे। Enhancing India's soft power. Indian diaspora is one of the richest minorities in many developed countries. The advantages is evident in diaspora diplomacy whereby they act as bridge builders between their home and the adopted countries. ब्रिज बिल्डर्स, देखिए कितनी अच्छी टर्म है ब्रिज बिल्डर्स। आप अगर अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ करेंगे तो मार्क्स पक्के हैं। द इंडियन डायस्पोरा इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर बट ऑल्सो ए फुली ट्रांसफरेबल पॉलिटिकल वोट बैंक एज वेल। तो जैसे अपन जानते हैं कि जब US में न्यूक्लियर डील्स और मैनी पैक्ट साइन हो रहे थे तो डायस्पोरा ने काफ़ी इम्पैक्ट किया था डील से इंडिया के लिए। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। ऑल्सो मैनी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन होल्ड टॉप पॉलिटिकल पोजीशंस इन मनी कंट्रीज विच इनहेंसेस इंडियाज पॉलिटिकल क्लाउड एट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस। तो अपन जानते हैं अभी UK के प्रेसिडेंट कौन है, ऋषि सुनक, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, राइट। तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे अपन हैरिस कमिल के बारे में जाने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो इंडियन ओरिजिन थे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि कैसे अपन हाईएस्ट लेवल पे बैठे हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, रेमिटेंसेस जो इंडियन डायस्पोरा सेंड करता है अपने यहाँ पे, उससे अपने यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होता है विच हेल्प्स टू ब्रिज अ वाइडर ट्रेड डेफिसिट। तो अपने यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट अपन मानते हैं कि हाँ भाई अपना एक्सपोर्ट्स कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है या बैलेंस में डेफिसिट रहता है, तो वो एक रेमिटेंसेस के द्वारा पॉजिटिव में जाने की कोशिश करता है। द माइग्रेशन ऑफ लेस स्किल्ड लेबर स्पेशली टू वेस्ट एशिया हैज़ हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग डाउन डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मतलब 5 जने थे जब भी सेम प्रोडक्शन हो रहा था, 6-7 जने हो गए जब भी सेम प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बढ़ती है। तो वही जो 2 जने अगर दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। Further, the migrant workers facilitated the flow of tactics, information, commercial and business ideas and technologies into India। तो माइग्रेंट वर्कर्स क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके कुछ आइडियाज़ अपने कंट्री में वापस लेके आते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे रेमिटेंसेस इंडिया को कितने मिले, $83 बिलियन। ठीक है, तो आप सोचिए अगर आप ये चार्ट लगा रहे हैं ना अपने आंसर्स में, तो आप कितना इजीली अपना आंसर काव आउट कर सकते हैं। चलिए, तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। मेघालय और ट्राइबल काउंसिल टू अपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड सेज इट विल अफेक्ट ट्रेडिशंस। तो मैंने आपको बताया था कि UCC अब अगर न्यूज़ में आया है तो वो 1-2 हफ्ते चलेगा। 1-2 हफ्ते में उसको अपन अलग अलग पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अपन देखते हैं UCC क्या होता है। UCC इज़ वन दैट प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption। तो UCC क्या करता है, सारी चीज़ों के लिए एक लॉ, मतलब कि कोई भी अगर मैरिज हो रही है तो सबके हिसाब से एक ही होगी। ठीक है, डाइवोर्स सबके एक ही होगा, इनहेरिटेंस एक ही तरीके से हो सकती है, अडॉप्शन एक ही तरीके से हो सकता है। आज अपन देखते हैं कि सब पर्सनल लॉज के हिसाब से अलग अलग होता है, जैसे हिंदू में अलग हो सकता है, जैसे मुस्लिम्स में अलग हो सकता है। तो अपन अगर देखें कौन सा आर्टिकल अपने को बताता है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ UCC फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 44, जब भी आप UCC का इंट्रो लिखने जाएं आर्टिकल 44 से स्टार्ट कीजिए, आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा।
आर्टिकल 44 इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ध्यान होना चाहिए। DPSP as defined in Article 37 are not justiciable, not enforceable by any court, but the principles laid down therein are fundamental in governance। तो अपन सब जानते हैं कि जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन जब अपन गवर्नेंस करते हैं कोई भी कंट्री की तो ये बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। अगर अपन अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या कहना है यूसीसी पे आपके, तो के एम मुंशी ने यूसीसी विल प्रमोट, ये के एम मुंशी जी ने क्या कहा था वो अपन देखते हैं। यूसीसी विल प्रमोट द यूनिटी ऑफ द नेशन एंड द इक्वलिटी ऑफ वुमेन। तो यूसीसी क्या करेगा, कंट्री में यूनिटी बढ़ाएगा और वुमेन में इक्वलिटी लेके आएगा। तो आप ये जब भी आप इंट्रो लिखेंगे ना तो आप अपने सपोर्ट स्टेटमेंट में इसको दे सकते हैं। B.R. Ambedkar, he stated that the article merely proposed that states shall endeavor to secure a UCC, which means it would not impose in all citizens। तो आप दोनों में से अगर एक भी यूज करेंगे ना तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए तो अपन देखते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, फिर अपन देखेंगे कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में है। मैंने आपको बताया था क्या क्या एरिया कवर करता है, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सबका एक हो जाएगा। ठीक है, यूसीसी की डेफिनेशन आपको पता है। अब आपको बता रखा है कि कैसे कैसे टाइमलाइन में कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, अगर आप अपने आंसर में टाइमलाइन इम्प्रूव करते हैं तो आप इजीली मार्क्स को स्कोर कर पाते हैं। जब भी मैंने मीन्स लिखा है तो टाइमलाइंस को जरूर डाला है। चलिए तो अपन देखते हैं कि फेवर क्या है आर्ग्यूमेंट्स में। यूनिफॉर्मिटी इन केसेस, इंडिया डज नॉट हैव यूनिफॉर्मिटी इन मोस्ट क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स लाइक द क्रिमिनल प्रोसीजर्स, सिविल प्रोसीजर कोड एक्ट। तो क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी क्योंकि अपने यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग लॉज के लिए। अगर यूनिफॉर्म होगा तो सबको अपन सेम नज़रिए से देख पाएंगे। जेंडर जस्टिस, if UCC is enacted, all person laws will cease to exist. It will do away with the gender biases in existing laws। तो आज अपन देखते हैं कई लॉज ऐसे हैं जो वुमेन्स को काफ़ी नीचे देखते हैं या काफ़ी अलग तरीके से देखा जाता है, तो वो सब बराबर होगा। सेकुलरिज्म, कल 2-3 पहले ही मैंने आपको सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ाया था, आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। सेकुलर नेशन नीड्स कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स रेदर देन डिफरेंशिएटेड रूल्स बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो अपन जानते हैं कि सेकुलर मतलब क्या होता है कि आप रिलीजन से अपार्ट हो। ठीक है, तो वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ऑल हिंदूज आर नॉट गवर्न बाय होमोजेनस पर्सन लॉ इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ अ हिंदू कोड बिल। तो अपन आज जानते हैं कि हिंदू कोड बिल आने के बाद भी सब सेम लॉ के द्वारा नहीं देखे जाते हैं। देयर इज नो यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम पर्सन लॉस ऑफ द शरीयत एक्ट 1937। Hindu Marriage Act 1955, it prohibits marriage among close relatives, but they are also considered auspicious in the south of India। तो अपन जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अपन अगर क्लोज रिलेटिव्स भाई बहन में मैरी कर रहे हैं तो वो नहीं माना जाता है, लेकिन वही अगर अपन उसको साउथ में जाके देखें तो वो वहाँ फॉलोड होता है, इजीली किया जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, वाइफ्स आर नॉट corpus a person who shares equally with the inheritance of an undivided state, nor do have an equal share in inheritance। देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग कहता है, अपना इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि नहीं आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स है आपके फेवर में जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपन अब ये देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स में अगेंस्ट क्या है। लेकिन देखिए, झारखंड ट्राइबल बॉडीज टू अर्ज लॉ पैनल टू ड्रॉप यूसीसी प्लान। तो लॉ कमीशन के बारे में आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बताया ना के एम मुंशी जी के बारे में कि उनकी स्टेटमेंट डाल सकते हैं। लॉ कमीशन क्या कह रहा है यूसीसी के बारे में वो भी आप डाल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है यूसीसी के अगेंस्ट में। प्लेयरिटी इज in already codified laws and criminal laws, so concept of one nation one law cannot be applied to diverse person laws of various communities। तो अपन सही बात देखते हैं कि अगर कोई दूसरी तरीके से जीता है तो आप उसको सब जनों को सेम तरीके से नहीं बोल सकते कि आप सब सेम तरीके से जियो। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, फेमर्स डिड नॉट इंटेंड टोटल यूनिफॉर्मिटी। तो फ्रेमर्स अगर को करना ही होता था वो उस टाइम भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टोटल यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं करी, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया कितना डाइवर्स था। जैसे कि पर्सनल लॉज वे प्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट, पावर टू लेजिस्लेटिव बीइंग गिवन टू पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज। अगर उनको पर्सनल लॉज को पावर देनी होती तो वो सेंटर को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सेंटर और स्टेट दोनों को दिए। कस्टमरी लॉ, मेनी ट्राइबल ग्रुप्स इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन फॉलो देयर ओन कस्टमरी लॉ। तो अपन देखते हैं कि ट्राइबल्स को अपन काफ़ी तरीके से देख सकते हैं, उनको अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उनको अपन एसिमिलेशन में छोड़ सकते हैं। एसिमिलेशन माने मतलब उनको आप अपने तरीके से ग्रो होने दो, इंटीग्रेशन माने आप उनको अपने साथ लेके चलो।
लेकिन अगर आप सबको सेम बराबर करोगे तो उनके अपने लॉस कहाँ जाएंगे, राइट। Communal politics. The demand for a uniform civil code is considered for be frame in the context of communal politics. अपन देखते हैं कि आज अपन कई बार पॉलिटिक्स जो की जा रही है वो सिर्फ रिलीजन को देख के की जाती है कि नहीं हमारा रिलीजन प्रमोट हो, ऐसे चीज़ें प्रमोट हो, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा होगी। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं अगेंस्ट में। आर्टिकल 25 क्या कहता है? इट सीक्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। तो आर्टिकल 25 के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, राइट। तो अपन चलते हैं, चलिए थोड़ा सा मैं आपको और इसके बारे में बता दूं कि मेंस आंसर राइटिंग में कोशिश लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई भी कमेंट्स नहीं है अभी तक। जब आप कमेंट करेंगे कि आपको मेंस आंसर राइटिंग चाहिए एडिटोरियल्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे आज अगर यूसीसी आया है या जैसे कि आज अपन ने रेलवे करेंगे अपन, ठीक है, उसके बाद अपन ने फर्स्ट आर्टिकल किया अपना डायस्पोरा से रिलेटेड, तो इनसे रिलेटेड आपको डेली के डेली मेंस के क्वेश्चन और उनके आंसर्स साथ में मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए या नहीं। तो चलिए अपन देखते हैं। थर्ड टॉपिक कहता है अपना द गुड्स ट्रेन ओवरशूट सिग्नल हिट्स अ मेंटेनेंस ट्रेन एंड डीरेल्स इन बंगाल। तो अपन सब ने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही डीरेल का वो आया था और आज वापस हुआ है। तो आज अपन देख रहे हैं कि काफ़ी सालों बाद वापस इतने केसेस डायरेक्टली बढ़ने लग गए हैं। वंदे भारत ट्रेन टू बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम शाहनापुर टू प्रयागराज शेज वैष्णव। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए कि एक साइड तो ट्रेन डिले हो रही है और एक साइड इंट्रोड्यूस की जा रही है दूसरी जगह, तो कैसे चीज़ों को साथ लेके जा सके, इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए अपन कुछ की फैक्ट्स देखते हैं इंडियन रेलवेज के बारे में कि इसका नेटवर्क कितना है। इसका नेटवर्क आप बता सकते हैं कि 67,000 किलोमीटर, 7 स्टेशन। ये मैं आपके लिए सिर्फ ऐसे की फैक्ट्स लेके आया हूँ कि अगर आपको अपने मेंस के आंसर्स में कुछ यूज़ करने को मिला तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड, ओवर 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़। सोचिए कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं। पैसेंजर्स, कैरीज 23 मिलियन पैसेंजर्स एवरी डे। इंडियन रेलवे कैरीज ओवर 40 इंडियन रेलवे कैरीज ओवर 3 मिलियन टन्स ऑफ फ्राइट एवरी डे। फ्राइट माने कि आपका लगेज, मतलब गुड्स वगैरह ये सारे सामान। रेवेन्यू, इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर्स फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन रेलवेज हैव इंट्रोड्यूस सेवरल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिसेंट ईयर्स सच एज द यूज ऑफ जीपीएस बेस्ड ट्रेन ट्रैकिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम एंड द बायो टॉयलेट्स इन ट्रेन्स। अब जैसे बायो टॉयलेट्स, इसके ऊपर डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था 2016 या 17 में। तो कुछ भी रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब कुछ अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो या समथिंग, तो आपको मिल जाना चाहिए कि हाँ अच्छा कुछ नया आया है तो हमको पता होना चाहिए। जैसे 2022 के बारे में ही रेलवे के बारे में पूछा गया है, तो आने वाले टाइम में अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि अभी न्यूज़ में भी बन रहा है। इंडियन रेलवे है रिच हेरिटेज। तो इंडियन रेलवे सिर्फ एक लगेज ये सब चीज़ों के लिए नहीं बना है, इंडिया एक हेरिटेज भी माना जाता है क्योंकि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एंड नीलगिरी माउंटेन रेलवे आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो ये तो कुछ की फैक्ट्स थे जो आपको इंडियन रेलवेज के बारे में पता होने चाहिए थे। अब अपन देखते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूशन जो इंडियन रेलवेज ने अपने लिए किए हैं, जो चैलेंजेस इंडियन रेलवे फेस कर रही है, राइट। तो कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है, जैसे कि कनेक्टिविटी, सारे पार्ट्स को कनेक्ट करती है, रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज में भी जा सकती है। अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, स्पेशली इन रूरल एरियाज जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा वीक होता है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, मैंने आपको बताया लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट काफ़ी लोगों को देता है, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है अर्बन और रूरल एरियाज बोथ के लिए। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लाइफ लाइन फॉर द कंट्रीज इकनॉमी, ये क्या हो गई आपके कीवर्ड हो गए। इसको डायरेक्टली आप लिखेंगे लाइफ लाइन फॉर द कंट्रीज इकनॉमी, कोई भी चीज़ को, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर लाइफ लाइन फॉर द कंट्रीज इकनॉमी। तो ये आपके लाइन्स आपको बहुत लिखने में मदद करती हैं। ट्रांसपोर्टिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गुड्स each every year including raw materials, finished goods, agriculture produce. It is a cheaper and more eco-friendly mode of transportation compared to road transportation, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन अपन देखते हैं कि एक गाड़ी अगर जाती है तो कितना पेट्रोल ले सकती है, लेकिन यही अगर वो ट्रेन काफ़ी डिब्बों को साथ में लेके जाए तो कितना पेट्रोल अपना बच सकता है। रेवेन्यू, लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर्स है, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट के लिए कंट्री की जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और मॉडर्नाइज करना चाहिए एग्जिस्टिंग सिस्टम को। अपन ये इंडियन रेलवे सब भी
धीरे धीरे कर रही है, जिससे वो रेलवे इनोवेशन पॉलिसी लेके आई है अभी। टूरिज्म क्या कहता है, जो अपन टूरिज्म सेक्टर देखते हैं तो वो कई बार हेरिटेज ट्रेन्स, लग्जरी ट्रेन्स अपन अभी कई बार देख रहे हैं आज, जैसे कि कई ट्रेन्स लॉन्च हो रही हैं जो सिर्फ टूरिस्ट को अलग अलग जगह पहुंचाती हैं, लेकिन वो लग्जरी होती हैं। द रेल नेटवर्क्स ऑल्सो कनेक्ट सेवरल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड मेक इट प्योर टू ट्रेवल विद द कंट्री। तो टूरिज्म में भी अपनी रेलवेज काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेशनल इंटीग्रेशन, इंडियन रेलवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन बाय कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, facilitating the movement of people across different states. It also helps in promoting culture exchange and promoting unity in diversity. क्या मिल गया, कीवर्ड मिल गया आपको अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ करने के लिए। तो चलिए अपन अब देखते हैं कि क्या क्या अपने पास कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। तो अपन देखते हैं कि अगर इंडियन रेलवे एनुअल रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 59% मेल ट्रेन एक्सप्रेस रन एट अ डिले ऑफ मोर देन 15 मिनट्स इन द ईयर। तो आप देखिए कि अपने यहाँ पे अभी भी काफ़ी चीज़ों को लेके डिले है, तो उस चीज़ को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने को वो देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन कुछ सेफ्टी के पॉइंट्स देखें तो अपन अभी देख रहे हैं काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि 59 ट्रेन एक्सीडेंट्स, 2019 कॉन्सिक्यूटिव ट्रेन डिरेलमेंट्स। दिस एक्सीडेंट रिजल्टेड इन 120 फैटलिटीज़, 2002 इंजरीज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की रिपोर्ट है, तो आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सबके लिए रीड आउट नहीं करूँगा, मैं आपको समझा सकता हूँ कि आपको ये कैसे चीज़ें करनी है। आप अगर आपको इसको रीड आउट करना है तो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, आप वहाँ से इसको पढ़ते पढ़ते उसको आप अपने वीडियो से सुन सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन रेलवे हैज़ एन एक्सेसिव नेटवर्क्स ऑफ ट्रेन्स, ठीक है, लेकिन अपने को इतनी करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट 30 ईयर्स में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए। फंडिंग, ठीक है, अपने यहाँ पे अभी भी काफ़ी फंडिंग की गैप है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सारा का सारा फंडिंग नहीं कर सकती। इसलिए अपन ने देखा था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आया था, और काफ़ी स्टेशंस पे अब धीरे धीरे ट्रेन्स प्राइवेटाइजेशन के तौर पे बढ़ भी रही हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं, रेलवेज़ को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपटीशन, जैसे अगर एनुअल रिपोर्ट देखें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तो क्या बोलते हैं, फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन डिक्लाइन हुआ है 89% टू 27%। द कॉम्पिटिशन हैज़ पुट प्रेशर ऑन इंडियन रेलवेज टू इम्प्रूव इट्स सर्विसेज एंड बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। तो आज अपन देख रहे हैं कि एयरवेज से भी काफ़ी ईजिली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर एयरवेज से जल्दी और कम रेट्स में ट्रांसफ़र होने लग गया तो फिर अपन रेलवेज से अगर जिसमें टाइम लग रहा है तो उससे क्यों ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। ह्यूमन रिसोर्स, अपने यहाँ पे आज भी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है। अगर अपन को अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव करना है तो अपन को अपने ह्यूमन रिसोर्स पे काफ़ी काम करना पड़ेगा, स्पेशली इन क्रिटिकल एरियाज सच एज सेफ्टी, मेंटेनेंस, ऑपरेशंस। एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवेज एनुअल रिपोर्ट अगर अपन देखें तो एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन रेलवेज वॉज 15 लाख मार्च 2020 में, आउट ऑफ विच 12.9 लाख वे फील्ड, रिजल्टिंग इन ए वैकेंसी ऑफ 19.7%। तो आप देखिए कितना गैप है। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको आपके आंसर्स में यूज़ करने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आज मैंने आपको डायस्पोरा के बारे में कराया, आज मैंने आपको रेलवेज़ के बारे में कराया, आज मैंने आपको यूसीसी के बारे में कराया। इनके आंसर्स अगर मुझे कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए शाम को मीन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम चालू करूँगा, जिसमें जो डेली एडिटोरियल्स होंगे उससे रिलेटेड आपके मीन्स के आंसर होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अपने को सिग्निफिकेंस और देखना है कि अपने इकोनॉमी की ग्रोथ में कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर अपने को 5 ट्रिलियन अचीव करना है तो अपने को रेलवेज बहुत मदद कर सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे हो सकता है, जैसे अपन देखते हैं ग्रुप ए सर्विसेज है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। रिफॉर्म्स गवर्नमेंट क्या क्या ला सकती है अपने को देना चाहिए। जो कमिटीज़ हैं जैसे कि देब्रॉय कमेटी और काफ़ी कमिटीज़ ने सजेस्ट किया है तो उनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि अपन देख रहे हैं कि अपने को टेक्नोलॉजी बहुत इन्वेस्ट करनी पड़ेगी अगर अपने को ये ट्रेन एक्सीडेंट्स वगैरह रोकने हैं। सेफ्टी के लिए ककोदर कमेटी ने काफ़ी गाइडलाइंस दिए तो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। तो अपने को ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। आई होप आप लोग को एडिटोरियल्स आज बहुत अच्छे समझ आए होंगे। ये अपने मेंस के लिए बहुत अच्छे एडिटोरियल्स हैं, इनसे डायरेक्टली अपने मेंस के क्वेश्चंस बनने के फुल चांसेस रहते हैं। और जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप सारे पॉइंट्स ना लिखें, ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स। आप ये सिर्फ चीज़ों को ध्यान रखें कि सेफ्टी, मॉडर्नाइजेशन, रिफॉर्म्स टू द गवर्नमेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ये 5 कीवर्ड्स लिख लें।
5 कीवर्ड्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। उसके बाद 5 कीवर्ड्स लिख के आप उसको एक पेज पे लिख लीजिए कि हाँ भाई रेलवे के ऊपर मैंने एक पेज का नोट्स बना लिया। तो जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आप अपना मेंस का आंसर लिखने जाएंगे ना, तो आप बहुत इजीली आराम से उस चीज़ को लिख पाएंगे। तो अपन ऐसे रोज ही मिलते रहेंगे एडिटोरियल्स के साथ।